भाग 7। जब मैं असफल हुआ। मेरे जीवन में जो लंबा और घटनापूर्ण रहा है, मैंने सफलता की बड़ी ऊंचाइयां देखी हैं। मैं ऐसे उपक्रमों का हिस्सा रहा हूं जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है। मुझे देश के सर्वोच्च पद को संभालने का सौभाग्य भी मिला है। पीछे मुड़कर देखने के लिए बहुत सी उपलब्धियां हैं, कुछ मेरी अपनी और कुछ वे जिनमें मुझे अत्यंत प्रतिभाशाली टीमों का हिस्सा बनने का अवसर मिला। फिर भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक कोई व्यक्ति असफलता की कड़वी गोली का स्वाद नहीं चखता, तब तक वो सफलता की पर्याप्त आकांक्षा नहीं कर सकता। मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे हैं और जीवन के सबसे कठिन सबक तब सीखे हैं जब मैंने उस निराशा की खाई में झांका है जो असफलता अपने साथ लाती है। ये सबक दोहराने और याद रखने योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे कई कठिन परिस्थितियों से गुजरने में मदद की है। मेरे जीवन की ऐसी ही एक शुरुआती घटना तब हुई जब मैं MIT में एरोनॉटिक्स का छात्र था। वहां मेरे डिजाइन शिक्षक प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, जो संस्थान के प्रमुख थे। एक बार हमें 4-4 छात्रों की टीमों में बांटा गया और हमारी टीम को एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिजाइन करना था। मैं वायु गतिकीय डिजाइन तैयार करने का प्रभारी था। हम हफ्तों तक बहुत मेहनत करते रहे। मेरे साथ ही अन्य घटकों प्रणोदन, संरचना, नियंत्रण और उपकरण का डिजाइन बना रहे थे। चूंकि उस समय हमारा अन्य कोर्स वर्क पूरा हो चुका था, हम लंबे समय तक अपने विचारों पर चर्चा और शोध करते रहे। हम सब अपने प्रोफेसरों को अपने प्रोजेक्ट से प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे। वे हमारी प्रगति पर नजर रखे हुए थे और कुछ ही दिनों बाद प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझसे मेरा डिजाइन दिखाने को कहा। जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने उसे अपनी विशेष आलोचनात्मक नजर से परखा। मैं वहीं खड़ा रहा, उनकी राय सुनने के लिए सांस रोके इंतजार कर रहा था। मुझे आज भी याद है जब वो सामने फैले कागज को देखते हुए अपनी भौहें चढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने सीधा होकर जो कहा उसने मुझे हिला दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कलाम। उन्होंने अपनी कठोर नजरों से मुझे देखा और आगे कहा कि मुझे तुमसे कहीं बेहतर की उम्मीद थी। ये बहुत ही खराब काम है और मुझे निराशा है कि तुम्हारी जैसी प्रतिभा वाला छात्र ऐसा काम करे। मैं अवाक होकर उन्हें देखता रहा। मैं हमेशा किसी भी कक्षा में सबसे अच्छा छात्र रहा था और मुझे कभी किसी शिक्षक ने डांटा नहीं था। शर्म और अपमान की ये भावना मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्रोफेसर ने सिर हिलाते हुए मुझसे कहा कि मुझे पूरा डिजाइन फिर से शुरू से करना होगा और अपनी सभी धारणाओं पर पुनर्विचार करना होगा। मैंने लज्जित होकर हामी भर दी। फिर उन्होंने अगली बुरी खबर सुनाई। न केवल मुझे काम दोबारा करना था, बल्कि मुझे उसे 3 दिनों में पूरा करना था। आज शुक्रवार की दोपहर है नौजवान। सोमवार शाम तक मैं एक त्रुटिहीन कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग देखना चाहता हूं। अगर तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हारी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। अब मैं और भी स्तब्ध था। छात्रवृत्ति ही मुझे कॉलेज में पढ़ने योग्य बनाती थी। उसके बिना मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ती। मेरे अपने सपने, मेरे माता पिता और बहन के सपने और जलालुद्दीन की उम्मीदें मेरी आंखों के सामने तैर गईं और जैसे दूर होती चली गईं। यह सोचना भी असंभव था कि मेरे प्रोफेसर के कुछ शब्दों से मेरा भविष्य इतना अंधकारमय हो सकता है। मैं तुरंत काम में लग गया, खुद को साबित करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ। मैंने रात का खाना छोड़ दिया और पूरी रात ड्राइंग बोर्ड पर काम करता रहा। जहां पहले मेरे डिजाइन के घटक मेरे दिमाग में बिखरे हुए थे, अब वो अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगे और आकार लेने लगे जिन पर मैं काम कर सकता था। मैंने जो एकाग्रता से काम किया उसने मेरे मन के सारे जालों को साफ कर दिया। अगले ही दिन सुबह तक मैं पागलों की तरह काम कर रहा था। थोड़ा खाया और तरोताजा होकर फिर से काम पर जुट गया। रविवार शाम तक मेरा काम लगभग पूरा हो गया। एक सुंदर और सुघड़ डिजाइन जिस पर मुझे गर्व था। जब मैं उसे अंतिम रूप दे रहा था, मुझे कमरे में किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। वे प्रोफेसर थे, अभी भी अपने टेनिस के कपड़ों में क्लब से लौटते हुए। मुझे नहीं पता वो कितनी देर से मुझे देख रहे थे। अब जब हमारी नजरें मिली तब वो आगे आए। उन्होंने कई मिनट तक आलोचनात्मक दृष्टि से मेरे काम को देखा, फिर सीधा होकर मुस्कुराए। मेरी हैरानी के लिए उन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक गले लगाया। मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले,
मुझे पता था कि जब मैंने तुम्हारा काम अस्वीकार किया था तो मैंने तुम्हें बहुत दबाव में डाल दिया था। मैंने एक असंभव समय सीमा रखी थी, फिर भी तुमने इसे ऐसा काम करके पूरा किया है जिसे मैं केवल उत्कृष्ट ही कह सकता हूं। तुम्हारी शिक्षक के रूप में मुझे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं तक धकेलना था ताकि तुम अपनी असली क्षमता पहचान सको। 2 दिन की अत्यंत निराशा के बाद ये शब्द मेरे कानों के लिए संगीत थे, जिन्होंने मेरे आत्मविश्वास और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन मैंने 2 सबक सीखे। 1, ऐसा शिक्षक जो अपने छात्र की प्रगति का ध्यान में रखता है सबसे अच्छा मित्र होता है, क्योंकि वही सुनिश्चित करना जानता है कि आप उत्कृष्टता प्राप्त करें। और दूसरा, ऐसी कोई असंभव समय सीमा नहीं होती। मैंने कई कठिन कार्यों पर काम किया है, जिनमें देश के टॉप नेता मेरे काम पर नजर रखे हुए थे, लेकिन MIT में प्रोफेसर श्रीनिवासन के कारण अपने सामर्थ्य पर जो विश्वास मैंने पाया, उसने मुझे आगे के जीवन में भी मदद की। MIT के बाद मैंने अपना कार्य जीवन शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि और भी कठिन सबक आने वाले हैं। मैंने बैंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में काम करना शुरू किया। वहां मैंने विमानों के बारे में बहुत कुछ सीखा। अब तक मैं ये निश्चित कर चुका था कि मुझे उड़ान के क्षेत्र में ही करियर बनाना है। जब मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक किया तो मुझे 2 नौकरी के अवसर मिले, एक वायुसेना में और दूसरा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय यानी DTD&P एयर में। दोनों जगहों से मुझे इंटरव्यू के बुलावे आए, पहला देहरादून में और दूसरा दिल्ली में। मैं अपने दिल में बड़ी आशाओं के साथ निकल पड़ा। MIT में पहली बार मैंने विमान को नजदीक से देखा था, जहां 2 अवकाश प्राप्त विमान छात्रों को विभिन्न उप सिस्टमों का प्रदर्शन कराने के लिए रखे गए थे। वे मेरे लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे और मैं बार बार उनकी ओर खिंचा चला जाता था। वे मेरे लिए मनुष्य की अपनी सीमाओं से परे सोचने की क्षमता और सपनों को पंख देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते थे। मैंने उड़ान के प्रति अपने आकर्षण के कारण एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चुना था। वर्षों से मैंने ये आशा संजोई थी कि मैं उड़ान भर सकूंगा। एक मशीन को संभालना जो वायुमंडल की ऊंचाइयों में उड़ान भरती जाती है, मेरा सबसे प्रिय सपना था। जब मैं साक्षात्कारों के लिए मद्रास से उत्तर भारत की यात्रा कर रहा था तो मैं इस सपने को बार बार अपने मन में दोहराता रहा। मैं अंततः पायलट बनने की दहलीज पर था। तमिलनाडु से देहरादून तक की यात्रा केवल भौगोलिक ही नहीं थी, बल्कि सामाजिक दूरी की भी यात्रा थी। मेरी विनम्र पृष्ठभूमि से हिमालय की तराई तक, जहां वायुसेना में पायलट बनने का पुरस्कार था। मैंने पहले दिल्ली में DTD&P के साक्षात्कार में भाग लिया। मैं आत्मविश्वासी था और साक्षात्कार आसान था, जिसमें मुझे अपने ज्ञान की सीमाओं को अधिक नहीं खींचना पड़ा। मैंने 1 हफ्ता दिल्ली में बिताया और फिर वायुसेना सिलेक्शन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए देहरादून चला गया। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उस समय 20वें दशक के शुरुआत में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं अभी सीख रहा था कि बड़े संसार में खुद को कैसे प्रस्तुत करें। जब मैं पहली बार रामेश्वरम से बड़े शहरों में पढ़ने आया था तो मैं शर्मीला और गूंगा सा लड़का था। मुझे अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने ये अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों से संवाद करने की कोशिश करके किया। यह आसान नहीं था और इसमें कई बार निराशा और असफलता के क्षण आए। हालांकि जब तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में निकला तो मेरी व्यक्तित्व बेहतर हो चुकी थी और मैं तमिल और अंग्रेजी दोनों में अपने विचार अच्छी तरह व्यक्त कर सकता था। वायुसेना सिलेक्शन बोर्ड के साक्षात्कार में लौटते हुए जब मैंने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि योग्यता और ज्ञान के साथ साथ वे कंपनी में एक प्रकार की चतुराई भी तलाश रहे थे। शारीरिक फिटनेस और स्पष्ट अभिव्यक्ति वे गुण थे जो वो देख रहे थे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं इस नौकरी को बहुत लंबे समय से और बहुत गहराई से चाहता था, इसलिए मैं दृढ़ था, लेकिन चिंतित भी, आत्मविश्वासी भी, पर साथ ही साथ तनावग्रस्त भी। अंततः परिणाम घोषित हुए। मैं 25 में से 9वें स्थान पर रहा। केवल 8 स्थान उपलब्ध थे। मैं वायुसेना का पायलट बनने का अपना सपना पूरा करने में असफल रहा। मुझे आज भी याद है जब मैंने जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश की तो दिल में कितना दर्द हुआ। जब कोई प्रिय सपना टूटने लगता है तो मनुष्य केवल निराशा और शून्यता महसूस करता है, क्योंकि उसे अपने सपने के अंत से समझौता करना पड़ता है। परिणाम देखने के बाद मैं कमरे के अंदर नहीं रह सका।
मुझे हवा की आवश्यकता थी और खुले में रहने की, क्योंकि चारों तरफ की दीवारें मुझे घेरे सी लग रही थीं। मैं कुछ देर तक घूमता रहा जब तक कि मैं एक चट्टान के किनारे तक नहीं पहुंच गया। मैं वहां स्थिर खड़ा होकर नीचे झील के चमकते पानी को देखता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या करना है। योजनाओं को बदलना होगा और प्राथमिकताओं को फिर से तय करना होगा। मैंने कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश जाने और एक नया रास्ता खोजने का निश्चय किया। अगली सुबह मैं ऋषिकेश पहुंचा। मैंने गंगा में स्नान किया, वो नदी जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, लेकिन जीवन में पहली बार देख और अनुभव कर रहा था। मुझे बताया गया था कि थोड़ी दूरी पर पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम है। मैं वहां चला गया। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मुझे एक अजीब कंपन का आभास हुआ, एक शांति का अनुभव जो मेरी व्याकुल आत्मा के लिए मरहम जैसा था। साधु चारों ओर बैठे थे, गहरे ध्यान में। मैंने आशा की कि उनमें से कोई मेरे सवालों का जवाब दे पाएगा और मेरी चिंताओं को शांत कर पाएगा। मुझे स्वयं स्वामी शिवानंद से मिलने का अवसर मिला। मेरा मुस्लिम होना उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं कर पाया। इसके बजाय कुछ कहने से पहले ही उन्होंने पूछा कि मुझे किस दुख ने घेर रखा है। मैंने केवल क्षण भर सोचा कि उन्हें मेरे दुख के बारे में कैसे पता। फिर मैंने हाल की घटनाओं का विवरण देना शुरू कर दिया। उन्होंने शांति से सुना, फिर अपनी गहरी शांत मुस्कान से मेरी चिंताओं को धो दिया। उनके अगले शब्द मेरे जीवन के सबसे गहन शब्दों में से एक थे। उनकी कमजोर किंतु गूंजती आवाज आज भी मेरे मन में गूंजती है। अपनी नियति स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम वायुसेना के पायलट बनने के लिए नियत नहीं हो। तुम किसके लिए नियत हो यह अभी प्रकट नहीं है, लेकिन वो पूर्व निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे नियत मार्ग तक ले जाने के लिए आवश्यक थी। इसके बजाय अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य की तलाश करो। खुद को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर दो। इस शिक्षा ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला। सचमुच नियति के विरुद्ध क्यों लड़ना? यह असफल था, मुझे यकीन था भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा थी। मैं इस पर लंबे समय तक सोचता रहा। जब मैं वापस दिल्ली पहुंचा, वहां मुझे वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में DTD-NTP में स्वीकार कर लिया गया था। मैंने उड़ान को करियर बनाने का अपना सपना छोड़ दिया। अब मैं समझ गया था कि करने के लिए और भी बहुत सारा काम है और मैं अपने दिल और आत्मा से मुझे मिली नौकरी में लगने वाला हूं। इसी प्रकार मैंने अपना कार्य जीवन शुरू किया। मेरी ही तरह मुझे यकीन है लगभग हर व्यक्ति जो किसी लक्ष्य के साथ निकलता है, उसे अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपने लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना पड़ा है, अपने मार्गों को पुनर्निर्देशित करना पड़ा है। प्रत्येक असफलता हमें जीवन का एक नया पहलू और हमारी अपनी व्यक्तित्व के बारे में कुछ सिखाती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तो हमें साहस और धैर्य के छिपे हुए स्रोत मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। और केवल तब जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि ये रिसोर्सेज हमेशा हमारे भीतर थे। हमें बस उन्हें ढूंढना है और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इसका 8वां भाग डालूंगा।